हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मैथमेटिक्स के इस लेक्चर के अंदर। और आज हम शुरुआत करने वाले हैं नए चैप्टर की, मैट्रिसेस। क्या नाम है चैप्टर का? मैट्रिसेस। इट्स अ प्लूरल। बात की जाए वर्ड की तो वो आपका मैट्रिक्स। क्या है मैट्रिक्स? सर मूवी है सर। हाँ, बढ़िया मूवी है सर। तो बेसिकली सीधी सी बात ऐसा है कि कुछ लोग बोलते हैं कि सर मैट्रिक्स का क्या रोल है हमारे मैथमेटिक्स के अंदर। कहा जाता है कि ब्रिटिश मैथमेटिशियंस थे, केली, वो ये कॉन्सेप्ट लेके आए थे। और देखा जाए तो इसका जो फर्स्ट यूज था वो अलजेब्रा में था, इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। अगर मेरे पास ऐसा एक इक्वेशन, सर दो इक्वेशंस है, तो हमने 10th क्लास में पढ़े हैं मेथड्स, तीन इक्वेशन और फिर भी हम कर लेते हैं 3 वेरिएबल के हो। अगर मेरे पास 50 इक्वेशंस हो तो 10 इक्वेशंस हो और ज्यादा इक्वेशंस हो तो किस तरह से सिंपली सॉल्व किया जाता है, तो वो आपकी मैट्रिक्स का फर्स्ट एप्लीकेशन। समझ में आ रही बात? वैसे बहुत सारी एप्लीकेशंस है आजकल। तो आप कहा जाए तो ऐसा है कि सभी जहां पर भी आपका डाटा से रिलेटेड बात की जाती है ना, जहां पर आपको स्टैटिस्टिक्स में डाटा से हैंडलिंग की बात की जाए तो वहां पे मैट्रिक्स का रोल आ जाता है। इवन कंप्यूटर साइंस की बात की जाए तो वहां पर अगर आप ऐसा मेमोरी एलोकेशन के लिए भी हम क्या करते हैं, मैट्रिसेस के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। डेफिनेशन कहा जाए तो डेफिनेशन क्या होती है आपके पास मैट्रिसेस की? इसको बोलते हैं अरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। तो अरे मतलब अरेंजमेंट, तो अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। ठीक है, किस तरह से? इन टर्म्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स। आप रो और कॉलम में क्या करते हैं, नंबर्स को अरेंज करते हैं, उस अरेंजमेंट को मैट्रिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैट्रिक्स। जनरली हम उसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। किस तरह से, क्या कॉन्सेप्ट है? रिप्रेजेंटेशन जो कुछ होता है वो उस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट। समझ में आ रही बात? यहां पर कुछ एंट्रीज हम करते हैं और यहां पर आने वाले जो नंबर्स होते हैं उन बेचारों को मार्केट में, मैथमेटिक्स के मार्केट के अंदर एलिमेंट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एलिमेंट्स। ठीक है। सपोज माना कि मेरे पास ऐसा है कि इस तरह से 9 घर है ना, और मुझे क्या करना है, ऐसे पोस्टमैन है जिसको ऐसा है कि 9 घरों के अंदर लेटर डिलीवर करना है ना। समझ में आ रही बात? और लेटर के ऊपर ये नहीं लिखा हुआ है कि व्हाट इज द हाउस नंबर एक्चुअली। तो वो क्या करेगा, सबसे पहले फर्स्ट यहां जाएगा, उनसे पूछेगा क्या भाई साहब एक्स है? वो बोलेगा नहीं, मैं नहीं हूं। फिर आगे जाएगा, क्या भाई साहब एक्स है? बोलेगा नहीं। तो एक्स वाले भाई साहब को ढूंढने के लिए वो कितने, मैक्सिमम 9 घरों में जाएगा जब तक उसे मिल नहीं जाता। पर अगर उसके पास एड्रेस होता है ना, एड्रेस होता मतलब ऐसा है, यहां पर आने वाला एलिमेंट जो मेरे पास ऐसा है A11, अगर यहां पर आने वाला जो एलिमेंट है वो A12, यहां पर आने वाला एलिमेंट A13 व्हिच रिप्रेजेंट व्हाट एक्चुअली, A11 मतलब ऐसा है, ये जो फर्स्ट वन है वो रिप्रेजेंट करता है रो को, सेकंड वन जो है वो रिप्रेजेंट करता है कॉलम, है ना। इन दिस वे सेकंड रो की बात की जाए तो ये मेरे पास हो जाएगा A21, सेकंड रो फर्स्ट रो, दिस इज कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, दिस इज माय रो 1, रो 2, रो 3। ये वाला एलिमेंट हो जाएगा A22, सेकंड रो सेकंड कॉलम। इन द सेम वे सेकंड रो थर्ड रो, यहां पर जो एलिमेंट आएगा वो मेरे पास है A31, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। समझ में आ रही बात? तो सपोज ऐसा है कि इफ सपोज A22 वाला जो एड्रेस है ये है आपके मिस्टर एक्स, तो पोस्टमैन क्या करता, A22 पे जाना है, वो देखता है एड्रेस सेकंड रो सेकंड कॉलम, सीधा सेकंड रो से सेकंड कॉलम में यहां पर सीधा आता है एक बार। तो यहां पर सीधी सी बात ऐसा है कि आपको क्या करना है, अगर कोई आपको कंप्यूटर में अगर बात की जाए डेटा के लिए भी, तो अगर आप पर्टिकुलर एड्रेस की आपको मेमोरी या फिर ऐसा है कि डाटा फेच करना हो, उसमें भी मैट्रिक्स का यूज किया जाता है ना। तो बहुत सारे एप्लीकेशन है, ज्योमेट्री में, अलजेब्रा में, टेक्नोलॉजी में, हर जगह आपको इसका यूज मिलेंगे। इवन स्टैटिस्टिक्स में भी इसका यूज है। तो मैट्रिसेस क्या होता है, मेरे पास अरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस है ना। मैट्रिक्स को जनरली रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कहा जाता है, और उसके अंदर मेरे पास कुछ एलिमेंट्स जो आते हैं, नंबर्स जो आते हैं, उन्हें हम एलिमेंट्स कहते हैं। इनके अंदर आपके पास क्या होते हैं, रोज और कॉलम्स की फॉर्म में नंबर्स डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, है ना। जैसे मेरे पास फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पे जो मेरे पास ऐसा है एलिमेंट जो आ रहा है उसे A11 कहा जाएगा। तो जनरली अगर मैं बात करूं सर, ऐसा कोई भी एलिमेंट अगर मैं उसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं Aij, दिस मींस व्हाट इज I मेरे पास यहां पे रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड J मेरे पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम को रिप्रेजेंट।
सबको समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है? ओके, नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है ऑर्डर। किसका? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो मैं यहाँ पे ऐसे कुछ एग्जांपल्स लिखने की कोशिश करूंगा, आप उसको ध्यान से देखें। पहला मेरे पास जो यहाँ पे मैंने लिखा है ए बी सी डी, ओके। सेकंड मेरे पास जो मैट्रिक्स है इसको हम नाम देते हैं बेसिकली मैट्रिक्स का नाम ए, तो मैट्रिक्स बी वो मेरे पास आ रहा है ए बी सी डी ई एफ, ओके। एंड मैट्रिक्स सी मेरे पास यहाँ पे दे रखा है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, these 9 elements। तो जब मैं इसमें गौर करता हूँ फर्स्ट मैट्रिक्स ए में, तो मैं यहाँ पे पढ़ूंगा सर ऐसा, इसके अंदर मेरे पास नंबर ऑफ रोज मैंने कहा 2 रोज, कॉलम्स मैंने कहा 2 कॉलम्स, तो व्हाट इज द ऑर्डर? मैंने कहा ऑर्डर इज 2 into 2, ओके। समझ में आ रही बात सभी को? तो क्या होता है ऑर्डर? क्या होता है? नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। समझ में आ रही बात? इन द सेम वे बी की बात करेंगे तो मेरे पास इसमें कितनी रोज आ रही है? मैंने कहा रोज मेरे पास है 2, कॉलम्स C1 C2 C3, 3 कॉलम्स, 2 into 3, ऑर्डर इज 2 into 3। इन द सेम वे सी मैट्रिक्स की बात करेंगे तो व्हाट इज द ऑर्डर? तो ऑर्डर मेरे पास यहाँ पे हो जाएगा सीधी बात 3 तो रो और 3 ही कॉलम। समझ में आ रही बात? तो कॉलम किस तरह से निकालते हैं? नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइड विद नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। अब बेसिकली ये चीज ध्यान रखना आपके पास ऐसा है कि ऑर्डर के अंदर जो आने वाली जो चीजें हैं, है ना, ऑर्डर के अंदर आने वाली चीजें ये आपके पास क्या होनी चाहिए? इंटीजर होनी चाहिए, वो भी पॉजिटिव इंटीजर, ध्यान से, है ना। अच्छा, अब दूसरी चीज मेरे पास यहाँ पे जो सोचने वाली बात ऐसा है, क्या मैं ऑर्डर की हेल्प से कुछ फाइंड कर सकता हूं? मैंने कहा ऑब्वियसली ऐसे 2 into 2 आप करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे आएगा 4, दिस मीन देयर आर 4 एलिमेंट्स प्रेजेंट इन मैट्रिक्स ए। 2 into 3 मेरे पास आएगा 2 into 3 6 आएगा, तो 6 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। 3 into 3 9, तो 9 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं। अच्छा, ये चीज ध्यान रखना, अगर आपके पास लिखा हुआ हो दिस मैट्रिक्स इज ऑर्डर 3, ऑर्डर में सिर्फ 3 लिखा हुआ है, दिस मींस दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 into 3। 3 into 3 को सीधा 3 भी लिखा जा सकता है। मतलब ऐसा है कि अगर आप नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हैं, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है, मतलब जिसको हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। आप कह सकते हैं ना सर ऐसा सर लेंथ और ब्रेड्थ सेम है सर, हां क्लियर है ना। अच्छा, ये सर रेक्टेंगुलर आपके पास रेक्टेंगल है ना, कि आपका स्क्वायर भी एक तरह का रेक्टेंगल होता है ना। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हम बोलते हैं ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब ऐसा कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आपके पास क्या होंगे? सेम होंगे। समझ में आ रही बात? गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर? क्लियर। अब जो मेरे पास ये जो मैट्रिक्स थी, अब हम इसमें सोचना शुरू करते हैं कितनी तरह की मैट्रिक्स हुआ करती है। तो वेरियस टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की बात करेंगे, है ना, वेरियस टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की बात करेंगे। तो हम यहाँ पर टॉपिक लिखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, है ना। और पहली मैट्रिक्स जो मेरे पास जो यहाँ पर आ रही है ना, वो मेरे पास आ रही है कॉलम मैट्रिक्स। पहली मेरे पास क्या आ रही है? कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है? हैव वन कॉलम ओनली, जिनके अंदर सिर्फ वन कॉलम हो, मींस ये इस तरह से इन सभी आप मैट्रिक्स को ध्यान से देखो। पहले वाले का ऑर्डर मेरे पास ऐसा है कि 3 into 1, नंबर ऑफ कॉलम मैंने कहा 1। इन द सेम यहां पे बात की 2 into 1, कॉलम कितने मैंने कहा 1। और यहां पर भी आपको दिख रहा है सर एक ही कॉलम है, 4 into 1 मेरा ऑर्डर है, जैसे समझ आ रही बात? इन द सेम वे एक और दूसरी तरह की मैट्रिक्स आती है, वो होती है रो मैट्रिक्स। समझ ही गए हैं आप? जिसके अंदर क्या हो? हैव वन रो ओनली, जिसके अंदर सिर्फ एक ही रो, इस तरह से 1 2 3। तो ये मेरे पास कॉलम 1, ये कॉलम 2, ये कॉलम 3, पर रो मेरे पास कितनी आ रही है? 1 ही आ रही है, ऐसे। समझ में आ रही बात? तो ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट जो मेरे पास होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? इसी चीज जो मेरे पास आती है वो क्या आती है? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो मैंने यहां पे लिखा फटाफट स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है आपके पास? इफ नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हो, है ना, नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ
फिर मेरे पास ये ए बी सी डी, ये आपके पास एक मैट्रिक्स है 2 into 2 की, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 into 3 की हो सकती है ना, बिल्कुल हो सकती है आपके पास। इस तरह से 4 into 4 की भी आप बना सकते हैं, है ना, ए बी सी डी नंबर्स देखो 0 1 2 -1 4 5 7 8 0 3 4 7 -1 -2 0 1 ऐसा कुछ। तो मेरे पास 4 रोज है 4 कॉलम्स है, इस हिसाब से देखा जाए तो ये भी मेरे पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर चीज? ओके, तो बेसिकली अगर बात की जाए ऐसा, अगर मैं इसको मैथमेटिकली थोड़ा सा एक्सप्रेस करना चाहूं तो किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे कि अगर सभी के लिए बात की जाए तो मेरे पास मैट्रिक्स ए, ओके, इनके अंदर जो एलिमेंट आते हैं उनको हम लिखते हैं ए आई जे से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए आई जे से। समझ में आ रही बात? अच्छा, तो मेरे पास मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो मेरे पास ए आई जे है, और फिर मैंने यहां पे ऐसा है कि m into n लिखा, तो m into n रिप्रेजेंट माय ऑर्डर। समझ में आ रही बात? m into n क्या रिप्रेजेंट करता है? मेरा ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। देन आपके पास अगर सीधी सी बात अगर की जाए यहां पर कि यहां पर अगर मेरे पास m equals to n है, क्या है, m equals to मेरे पास n है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। क्या होगी? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, रोज और कॉलम बराबर होते हैं। अगर मुझे पास इस तरह से लिखा हुआ तो m मेरे पास नंबर ऑफ रोज मेरे पास m है, नंबर ऑफ कॉलम्स मेरे पास n है ना। अगर m और n इक्वल हो गए तो मेरे पास क्या हो जाएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर है? ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। इसकी बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। क्या आता है मेरे पास? डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स मेरे पास क्या होता है बेसिकली, तो मेरे पास ऐसा है कि ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स, ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स whose elements except the diagonal, है ना, whose all elements except the elements of diagonal are 0। तो ऐसे डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट्स आते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, 0 हुआ करते हैं। ये चीज आप ध्यान रखिए। इसका मतलब ऐसा है कि आपके पास अगर बात की जाए तो मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा था मैट्रिक्स ए, ये आपके पास ऐसा ए आई जे, और मैं यहां पे लिख रहा हूं m into n, मतलब m into n का मतलब ऐसा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो मैंने यहां पे अगर इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश की तो मेरे पास अगर ऐसा है कि कहा जाए इन एलिमेंट्स के लिए, तो मेरे पास ऐसा है कि यहां पर हम लिखेंगे ए आई जे इज इक्वल्स टू 0 और ए आई जे नॉट इक्वल टू 0, है ना। तो ए आई जे इक्वल टू 0, इसको नॉट इक्वल टू 0 वाली कंडीशन को छोड़ दीजिए, डायगोनल के अलावा यहां पे आप लिखेंगे इफ आई इज नॉट इक्वल्स टू जे। ध्यान से समझिएगा इस चीज को कि मैंने क्या किया, यहां पर इस तरह से एक एग्जांपल ले रहा हूं। यहां पर मैंने a 1 1, ये मेरे पास 0 है, ये 0 है, ये आपके पास 0 है, डायगोनल वाले एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, डायगोनल वाले एलिमेंट्स प्रेजेंट है, बाकी सारे आपके पास 0 है। तो a11 a21 और a31 ये 0 नहीं है। इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो मेरे पास 0 आ रहे हैं। मतलब ऐसा है कि यहां पर जो एलिमेंट था मेरे पास वो a12 था, क्योंकि 1 और 2 बराबर नहीं है आपके पास, i और j बराबर नहीं है, उस केस में वो एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये 0 है, यहां पर भी आप इस तरह से बोल सकते हैं जैसा कि 1 3 पोजीशन है, तो 1 और 3 बराबर नहीं है तो वो 0 हो जाए। तो ये आपके पास एक मैथमेटिकल डेफिनेशन होगी इसके लिए डायगोनल मैट्रिक्स है। समझ में आ रही बात मेरी? क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स। क्या बात करते हैं? स्केलर मैट्रिक्स। तो फिफ्थ जो मैट्रिक्स मेरे पास जो आती है वो मेरे पास आती है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? तो स्केलर मैट्रिक्स एक तरह की डायगोनल मैट्रिक्स होती है। क्या होती है? डायगोनल मैट्रिक्स। तो कहा जाना चाहिए डायगोनल मैट्रिक्स whose all elements of diagonal are same। डायगोनल पे आने वाले सारे एलिमेंट्स मेरे पास क्या आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। एग्जांपल, तो मैंने बोला सर ऐसा है कि 0 0 या फिर ऐसा 2 ले लेते हैं, 0 2 0 0 0 2।
तो यहाँ पर जो इस डायगोनल पे जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सारे के सारे आपके पास सेम आ रहे हैं, बाकी सारे तो जीरो होंगे क्योंकि मेरे पास ये डायगोनल मैट्रिक्स है। समझ में आ रही बात? तो कंडीशन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, पहली बात तो ऐसा है कि आपके पास ए आई जे जीरो होगा, कब जीरो होगा, इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे, बिल्कुल सही। और अगर आप बिल्कुल इफ ऐसा है कि आई इक्वल टू जे देन आपके पास क्या हो जाना चाहिए, ए आई जे इक्वल्स टू एक कांस्टेंट के, कुछ के कांस्टेंट। तो यहाँ पर मेरे पास जो आ रहा है कांस्टेंट की जगह मैं यहाँ पे 2 लिख लूं। जनरल फॉर्म में मेरे को लिखना चाहिए k which is a constant, for this case it must be, समझ में आ रही बात? तो ये होती है मेरे पास कौन सी मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, क्लियर चीज। नेक्स्ट अब बात करते हैं जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स सबसे आसान चीज क्या होता है सर, जो जीरो मैट्रिक्स है मतलब ऐसा उसके सारे एलिमेंट क्या आ रहे होंगे, जीरो आ रहे होंगे। 1 into 1 में कुछ ऐसा है ना, 2 into 2 में कुछ ऐसा, तो वो सारे एलिमेंट अगर आपके पास जीरो है तो क्या कहलाएंगे, जीरो मैट्रिक्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, जीरो मैट्रिक्स। इसके अलावा एक और चीज आती है, इसके अलावा आपके पास एक और चीज आती है और उस चीज को हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो एक्चुअली क्या है कि आइडेंटिटी फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है। क्या होती है, आइडेंटिटी फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मतलब ऐसा है उस मैट्रिक्स का किसी दूसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो उस मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं आएगा। समझ में आ रही बात? देखते हैं क्या होता है आपके पास। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ध्यान रखना जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आई से। तो मेरे पास होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, कैपिटल आई से, है ना। तो मैं अगर इसको लिखना चाहूं तो ऐसा है कि मेरे पास ये 2 into 2 के लिए हो गई मेरे पास, और अगर मुझे 3 into 3 के लिए लिखनी है तो ये हो जाएगी कुछ इस तरह से। समझ में आ रही बात? तो ये हो गई मेरे पास कौन सी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है। क्या बोलेंगे, मेरे पास ऐसा ए आई जे की वैल्यू 0 होगी, कब होगी, जब i इज नॉट इक्वल टू j, ओके। और ए आई जे की वैल्यू 1 होगी, कब होगी, जब i इज इक्वल टू j, जब i और j की वैल्यू बराबर है। मतलब ऐसा है कि 1 1 पोजीशन, 2 2 पोजीशन, 3 3 पोजीशन, ये a1 1 1 है, a2 2 1 है, a3 3 भी 1 है। उस केस में आपके पास ऐसा है कि वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है। जनरली इसके अलावा खूब सारी मैट्रिक्स और होती हैं। एक होती है आपका ऐसा है कि सिंगुलर मैट्रिक्स, सुना है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसका डिटरमिनेंट 0। जब हम डिटरमिनेंट के ऊपर आएंगे तो उस चीज को ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है। अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, है ना, ये मैट्रिसेस भी हुआ करती हैं, है ना। तो ऐसा है हमारे कोर्स में इतना है नहीं, है ना, नहीं है तो हम इतनी बात इसके ऊपर करेंगे नहीं। ठीक है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, बेचारी जो नल मैट्रिक्स होती है उसको जीरो मैट्रिक्स एक ही बात है, याद रखिएगा प्लीज, है ना। अब जो कांसेप्ट आता है वो होता है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। किसका कांसेप्ट आता है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिसेस इक्वल कब हो सकती हैं? तो मैंने कहा पहली बात तो ऐसा है, जिन दो मैट्रिक्स को आप कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर करने के लिए उनका ऑर्डर सेम होना बहुत जरूरी है। ऑर्डर सेम होना बहुत जरूरी, मतलब ऐसा है कि पहले वाले का ऑर्डर 2 into 3 आ रहा है, तो दूसरी मैट्रिक्स जिसके साथ आप कंपेयर कर रहे हैं, कंपैरिजन हमेशा बराबरी वाला होना चाहिए। समझ में आ रही बात? आप यूं नहीं, सीधी सी बात ऐसा है कि आप है ना कि यहां से एक रेशनल नंबर ले आओ फिर एक रेशनल नंबर कंपेयर करो, ऐसा नहीं। कंपैरिजन आपके पास मैट्रिक्स में जब भी किया जाए, है ना, तो आपके पास इनका ऑर्डर सेम हो तभी किया जाएगा। सीधी सी बात ऐसा है कि सपोज आपके पास 2 गाड़ियां हैं, है ना, एक बस है और एक कार है, और बस में आपका लोग बैठ सकते हैं 20, और कार में बैठ सकते हैं 4, तो कंपैरिजन सही नहीं है, है ना। तो आप 4 का कंपैरिजन 20 के साथ, 20 लोगों के साथ नहीं कर सकते। तो आपका ऑर्डर सेम होना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने बात की, ऐसा है इक्वलिटी मैट्रिसेस के लिए पहली जो कंडीशन जो होनी चाहिए इंपॉर्टेंट, वो ये कंडीशन होनी चाहिए कि आपके पास ऐसा है ऑर्डर मस्ट बी सेम। ऑर्डर मस्ट बी सेम मतलब ऐसा है दो मैट्रिसेस के नंबर ऑफ रोज भी बराबर होनी चाहिए और कॉलम भी बराबर होनी चाहिए। सपोज कि मेरे पास हमें मैट्रिक्स में लिखी x y z w और यहां हम लिखी 1 2 3 and 4, ऑर्डर 22 है ना, 2 into 2 ऑर्डर सेम है ना। अब मैं कंपैरिजन कर सकता हूं। कंपैरिजन भी कौन सा करना चाहिए, इक्वलिटी वाला करना है। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस में जब भी हम कंपैरिजन की बात करते हैं इस तरह से, दिस मींस ऐसा है कि जो रेस्पेक्टिव पोजीशन है, करेस्पॉन्डिंग पोजीशन पे जो एलिमेंट्स आते हैं उनकी वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। तो यहां पे पास 1 1 एड्रेस पे x आ रहा है, यहां 1 1 पोजीशन पे मेरे पास 1 आ रहा है, तो ये इक्वल हो गया। y की जगह मेरे पास 2 आ रहा है, z की जगह मेरे पास 3 आ रहा है,
एंड w की जगह मेरे पास 4 आ गया। इट्स इजी, इट्स वेरी इजी, है ना। पता इतना आसान चीज है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं इसमें। इक्वलिटी समझ में आया? क्या कंडीशन क्या होनी चाहिए? ऑर्डर मस्ट बी सेम, देन यू कैन कंपेयर। इक्वलिटी के लिए भी यही कंडीशन चला करती है, चीजें ध्यान। इवन एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए भी सेम चला करती है ना, कि ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। क्लियर चीज? अब मैं कुछ चीजों की बात करूंगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। और बहुत ही ऐसा है कि बेकार सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आसान सा, जो कि आप समझना चाहिए। जैसे कि मुझे कहा गया क्वेश्चन जो है वो इस तरह से है, इफ A इज अ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर मुझे जो दे रखा है वो दे रखा है 3 into 3, है ना। और इनके एलिमेंट्स जो मेरे पास यहाँ पे आ रहे हैं उनको डिफाइन किया गया है। किस तरह से डिफाइन किया गया है? हाफ माइनस 3i j। समझ में आ रही बात? देन राइट द एलिमेंट्स। आपको मैट्रिक्स फाइंड करनी है। पहली बात तो मेरे पास मैट्रिक्स जो है वो 3 into 3 की है, तो आप लिख लेते a11 a12 a13। क्लियर? क्लियर? 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। Getting my point? Easy? I think it's very easy. तो मुझे क्या फाइंड करना है? मुझे नो एलिमेंट्स फाइंड करना है। डेफिनेशन जो आपके पास ऐसा ही दे ही रखी है रिलेशन। तो a11 से बात करेंगे तो मेरे पास i भी 1 है, j भी 1 है, रख देंगे यहाँ पे हाफ आ जाएगा, -3 + 1 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। Getting my point? In the same way, अगर मुझे a12 निकालना हो तो ये आ जाएगा हाफ -3 + 2, you will get half। क्लियर फिश? तो इसी तरीके से अगर बात की जाए मुझे a13 निकालना हो तो मेरे पास हो जाएगा हाफ -3 + 3, मैंने कहा इट्स 0। इंटरेस्टिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्या बात करेंगे? a21 की। ठीक है, तो यह हो जाएगा हाफ -3, व्हाट इज i is 2 + 1, तो कितना हो जाएगा आपके पास? -6 + 1 -5, इट्स 5/2, मॉडुलस है तो प्लस में हो जाएगा। इसी तरह से अगर बात की जाए a22 की बात करेंगे, ये हो जाएगा हाफ ओके -6 + 2 इट्स 4/2, इट्स 2। a23 की बात करेंगे हो जाएगा हाफ, है ना, तो -6 + 3 ये हो जाएगा 3/2। a31 की बात करें तो इस तरह सोल्व करेंगे, फटाफट कर लेते हैं, है ना। कोई मिस्टेक हो तो बता देना भाई, है ना। और लास्ट ऐसा कुछ रहता है मेरे पास। तो अगर आप इन चीजों को ध्यान से देखें तो वो होगी 1 1/2 0, 5/2 2 3/2 4 7/2 3, है ना। इस तरह से हम क्या कर लेंगे? अरेंज कर लेंगे। अच्छा, तो बेसिकली मुझे जो क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में, वो पूछा गया था a32, है ना। तो थर्ड रो सेकंड कॉलम दैट इज 7/2। तो ये क्वेश्चन मेरे पास आ चुका है बोर्ड के अंदर, आप ध्यान रखें, ठीक है। ओके, अब ऐसा है कि क्वेश्चन नंबर 2 है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस, है ना। तो सबसे पहले ऑर्डर चेक करेंगे, ये भी 2 into 2 की मैट्रिक्स है, ये भी 2 into 2 की मैट्रिक्स है, तो करेस्पॉन्डिंग पोजीशन पे जो आपके पास एलिमेंट्स जो आएंगे वो आपके पास सेम होंगे। मतलब a - b is equals to -1, 2a - b is equals to 0, 2a + c equals to 5 and 3c + d equals to 30। क्या करूंगा? सॉल्व कर लेंगे। अगर मुझे a ही निकालना है तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, 2a = b हो जाएगा, और b की जो ये वैल्यू वो यहां पुट करेंगे तो मेरे पास यहां हो जाएगा -a = -1, a की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी 1। आप चाहे तो सीधा माइनस करके भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर मुझे c और d की वैल्यू भी निकालने के लिए कहा जाता है या फिर b की वैल्यू निकालने के लिए कहा जाता है, तो b की वैल्यू मेरे पास यहां पे इट्स ट्वाइस ऑफ a, मतलब ये हो जाएगा 2। यहां पर a की वैल्यू पुट करेंगे तो मेरे पास हो जाएगा c = 5 - 2 जो कि हो जाएगा 3, और c की वैल्यू 3 आ गई, 3 3 9, 13 - 9, तो d मेरे पास हो जाएगा। तो इजीली आप क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन। एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है इक्वलिटी के अलावा, वो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन।
जब भी आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो वहां पर भी आपके पास क्या होता है, ऑर्डर सेम होना चाहिए और साथ ही आपके पास ऐसा है कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन उनका होगा, इनका होगा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का। जैसे कि मैं बात करूं सर ऐसा है कि एडिशन के लिए है ना, तो मेरे पास यहाँ पर इस तरह से आ रहा है आपके पास 1 2 3 एंड 4 और यहाँ मेरे पास मुझे ऐड करना है किसके साथ में, ए बी सी डी के साथ में, तो आउटपुट जो मेरे पास आएगा वो आएगा 1 प्लस ए। पहली बात तो आपके पास ऑर्डर सेम होना चाहिए और करस्पॉन्डिंग पोजीशन के जो एलिमेंट्स हैं वो ऐड हो जाएंगे, तो 1 प्लस ए यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस बी, यहाँ हो जाएगा 3 प्लस सी, यहाँ 4 प्लस डी। और सपोज यहाँ पर क्या होता, सब्ट्रैक्शन होता, माइनस साइन होता प्लस की जगह, तो यहाँ पर 1 माइनस ए 2 माइनस बी 3 माइनस सी एंड 4 माइनस डी। समझ में आई बात? तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हम क्या कर लेते हैं, सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं, बाकी सारी चीजें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, ओके।